हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अरेबिडोप्सिस थैलियाना में चार अलग अलग डेवलपमेंटल पाथवे को पढ़ेंगे जो कि फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। और ये पाथवे हैं, इसमें से सबसे पहला पाथवे होता है फोटो पीरियोडिक पाथवे। जैसे कि ये लॉन्ग डे प्लांट्स और ये शॉर्ट डे प्लांट्स यहाँ पे दोनों लीव्स में अलग अलग दिखाया गया, बट यहाँ पे मेनली हम फोकस करेंगे अरेबिडोप्सिस में। दूसरा जो पाथवे होता है वो है वर्नलाइजेशन या लो टेम्परेचर पाथवे। यहाँ पे वर्नलाइजेशन या लो टेम्परेचर पाथवे और लीफ नंबर को ऑटोनोमस भी कहा जाता है। तीसरा पाथवे होता है जिब्रेलिक एसिड का इफेक्ट और चौथा पाथवे होता है सुक्रोज का इफेक्ट। तो इसको हम लोग अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फोटो पीरियोडिक पाथवे। इसमें जो फोटो पीरियोडिक पाथवे है, रेड लाइट जो कि मॉर्निंग के टाइम में आती है, इसमें फाइटोक्रोम बी PHYB जीन जो है वो एक्टिवेट होती है। लेकिन ये CO जीन यानी जिसे कॉन्स्टेंस कहा जाता है, इसको इनहिबिट करती है। जब इसको इनहिबिट करेगी तो आगे का पाथवे नहीं चलेगा। वेयरएज जब इवनिंग टाइम आता है लॉन्ग डेज में, तो फार रेड लाइट और ब्लू लाइट ये मिल करके फार रेड से PHYA जीन और ब्लू लाइट से CRY जीन, क्राई जीन, ये क्लॉक जीन्स को एक्टिवेट करती हैं। क्लॉक जीन्स फिर कॉन्स्टेंस जीन को, और फिर इनसे FT mRNA, FT को पहले फ्लोरिजन स्टिमुलस भी कहा जाता था, अब इसी को FT mRNA कहा जाता है। देन FT mRNA ट्रांसलोकेट हो जाता है एपिकल मेरिस्टम की ओर। ये जो एरिया है, दिस इज़ द एपिकल मेरिस्टम एरिया। जो FT mRNA है, इससे FT प्रोटीन बनेगी जिसमें FD ऐड हो जाता है। तो FD/FT यहाँ पे जो जीन है ये AP1 को एक्टिवेट करते हैं, AP1 जीन को एक्टिवेट करते हैं। और साथ ही साथ SOC1 सप्रेसर ऑफ कॉन्स्टेंस 1, SOC1 को AGL20 भी कहा जाता है, A गैमस लाइक 20 जीन्स। SOC1 या AGL20 ये LFY जीन को एक्टिवेट करते हैं, यानी लेफे जीन को। फिर ये LFY और AP1 दोनों मिल करके फ्लोरल होमियोटिक जीन्स दैट इज़ ABC जीन्स इनको एक्टिव करते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग आगे की ओर बढ़ने लगता है, प्रोसेस होता है। नाउ सेम फिनोमेना इन शॉर्ट डे प्लांट्स। व्हाट हैपेंस, शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जो ठंडियों में उगते हैं, जैसे राइस वगैरह हो गए। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है कि इन दिस साइकिल इवनिंग के टाइम में फार रेड FY जीन को एक्टिवेट करती है, जो क्लॉक जीन्स को, और क्लॉक जीन HD1 को बनाती है। मॉर्निंग के टाइम में रेड लाइट होती है जो फाइटोक्रोम B जीन PHYB जीन, और ये इनहिबिट करती है HD1 को। तो HD1 नॉर्मल क्या हो गया, शॉर्ट डे प्लांट्स में HD1 ज़्यादा एक्यूमुलेट होने में फेल हो गया। अगर ये फेल हो जाता है तो HD3A का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, HD3A का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि HD3A जो है अब ये आगे जाएगा और FT mRNA बनाएगा। मतलब यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स में HD1 का एक्यूमुलेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो HD3A एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। बट सिंस इन शॉर्ट डे प्लांट्स HD1 इज नॉट accumulated, therefore HD3A become high in concentration and form HD3A mRNA, and it then translocated to the apical meristem. And further the same phenomena what with the FT protein takes place, the same phenomena takes place. FT protein combines with FD/FT activate AP1 and SOC1 then activate LFY gene, and together LFY and AP1 activate the floral homeotic gene that is ABC genes. अब जो दूसरा पाथवे है यानी ऑटोनोमस या लीफ नंबर और लो टेम्परेचर या वर्नलाइजेशन, ये क्या करते हैं, ये FLC जीन दैट इज़ फ्लावर लोकस C जीन, इसको इनहिबिट करते हैं। इसके फॉर्मेशन को जब ये इनहिबिट करते हैं तो
SOC1 या AGL20 का एक्टिवेशन हो जाता है और ये देन LFY जीन को एक्टिवेट करती है और ये फिर से LFY और AP1 टुगेदर फ्लोरल होम्योटिक जीन को एक्टिवेट करते हैं, यानी ABC को एक्टिवेट करते हैं। जब लो टेम्परेचर यानी वर्नलाइजेशन की ट्रीटमेंट नहीं होती है, या ऑटोनोमस वाली कंडीशन है, जब ये ट्रीटमेंट नहीं होती है तो FLC जीन एक्टिवेट रहती है। FLC जीन जब एक्टिवेट होती है तो ये SOC1 को इनहिबिट करती है, तो फर्दर एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए जब लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो यहाँ पे FLC इनएक्टिव, ये जो साइन है इनहिबिट का है, तो इनहिबिट हो जाती है। उसकी वजह से SOC1 का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब ये एक्टिव हो जाती है। जैसे ही ये एक्टिव होती है अपना एक्सप्रेशन शो करती है और LFY को एक्टिव कर देती है। सो दिस इज द सेकेंड पाथवे। इन द थर्ड पाथवे, दैट इज सुक्रोज पाथवे, ये यहाँ पे है। In this sucrose pathway, actually exact mechanism is not known, but it is believed that sucrose level or sucrose when increases, it activates the SOC1 or AGL20 gene, which in turn activate the LFY gene and AP1 gene. Together LFY gene and AP1 gene activate the floral homeotic gene, that is ABC gene. The fourth pathway, that is gibberellic acid or gibberellin pathway. Gibberellic acid activate the SOC1 or AGL20 gene, which activate the LFY gene or AP1 gene. Together LFY and AP1 gene activate the floral homeotic gene, that is ABC gene. So this is the four pathway which is included in the flowering control in Arabidopsis thaliana. In short, in long day plants, FT-mRNA is formed with the constans gene, and FT-mRNA forms FT protein, where FD is here. FD is added to FT protein and it activates AP1, and FD/FT also activates SOC1, that is AGL20. To SOC1 or AGL20 activates LFY gene. LFY gene and AP1 gene together they activate the floral homeotic gene, that is ABC gene. In short day plants, HD3A mRNA decodes FT protein, and the further process is same as in the long day plants. FD and FT activates AP1 gene, and it also activates SOC1 gene. SOC1 activate LFY, LFY and AP1 together activate the floral homeotic gene. Autonomous or leaf number and low temperature treatment, that is vernalization, they inhibit the FLC gene. Since FLC is inhibited, then SOC1 is expressed. AGL20 is expressed. AGL20 or SOC1 activate the LFY gene. LFY gene activate AP1, and together they activate the floral homeotic gene. The next pathway, that is gibberellin. Gibberellic acid activate SOC1, which activate LFY. LFY activate AP1, and together LFY and AP1 activate the floral homeotic genes. In the case of sucrose pathway, sucrose activate SOC1, that is AGL20. It activates LFY. LFY activate AP1, and together they activate floral homeotic gene. So this is the four different pathway which controls the flowering in Arabidopsis thaliana. Thank you.